नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 118 सांसदों का हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव के लिए 118 सांसदों का किया हुआ हस्ताक्षर, वह नोटिस पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जनरल एटॉर्नी को दे दिया गया और अब अविश्वास प्रस्ताव का यह कार्य हो गया। नोटिस दे दिया विपक्ष ने। 118 सांसदों के हस्ताक्षर, जिस तरह विपक्ष ने यह 118 सांसदों का नोटिस पेश किया है जनरल एटॉर्नी को अविश्वास प्रस्ताव के लिए, ओम बिरला का, यह पूरी सरकार को कहीं ना कहीं अब बहुत संकट में डाल रहा है। इसलिए भी जैसा मैंने कहा कि 118 सांसदों का हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिया गया जनरल एटॉर्नी को, पूरी सरकार क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया है। अब सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन को किसी भी तरह, यानी कि ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी को किसी भी तरह फंसा करके उनकी सांसदी छीननी चाहती है। किसी भी तरह से कोशिश करके उनकी सांसदी छीनने की अब भरपूर कोशिश मोदी सरकार करने लगी है। मुख्य मकसद, क्योंकि जनरल नरवणे की जो बुक किताब लेकर के गए थे राहुल गांधी पार्लियामेंट में, और राहुल गांधी कह रहे थे कि हम भेंट करेंगे। बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा आप दर्शक की सरकार किस तरह से घबराई हुई और बौखलाई हुई सी है। अब उस किताब को अमेजन से हटा भी दिया गया, लेकिन कारवां पत्रिका ने जो छापा था, कारवां पत्रिका ने छापा था, इसको लेके सरकार कुछ नहीं बोल रही है। यह बोल रही है कि किताब छापा नहीं तो कैसे बोल रहा है। लेकिन तो जिसने बुक छापी थी उसका स्टेटमेंट सरकार ने दिलवाया। वह स्टेटमेंट यह था कि हमने बुक प्रकाशित नहीं की है। ध्यान रखिए, बुक प्रकाशित नहीं की है, लेकिन बुक सर्कुलेट नहीं हुआ, लेकिन बिकी है बुक अन्य अन्य जगहों पर। अब राहुल गांधी छपवा के तो बुक लाए नहीं है जनरल नरवणे के, लेकिन लिंक के जरिए इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर जो था, वेबसाइटों पर था, सरकार ने उसे डिलीट करा दिया। हर जगह से सरकार ने हर जगह से डिलीट करा दिया। डिलीट कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में राहुल गांधी का नाम भी दर्ज कर दिया है जनरल नरवणे को बुक को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अब नाम तो दर्ज कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कराया किसने? क्या पार्लियामेंट ने कराया? क्या सरकार ने कराया? क्या जिसने बुक लिखी है हमारे देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने कराया? क्या उस बुक छापने वाली कंपनी ने कराया? किसी ने नहीं। स्वतः संज्ञान ली है, जाग गई है पुलिस जाग गई है दिल्ली की। अब दिल्ली की पुलिस किसके सह पर चलती है, किसके आदेश से चलती है? सब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बता दूं, इस देश के गृह मंत्रालय के हाथ से दिल्ली पुलिस चलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पूरा कमान गृह मंत्री के पास में रहता है। तो अब सरकार राहुल गांधी की सदस्यता को छीनने के भरपूर प्रयास में लग गई है। अब आते हैं फिर मूल मुद्दों पर। जैसा मैंने 118 सांसदों का किया, बड़ी ध्यान से समझिए अभी इस सरकार का खेल। और आप दर्शक ये समझ लीजिए कि इस देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, वह घोषित थी, लोगों को जानकारी थी कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है। इसमें किसी को नहीं, इसमें जिसे सरकार चाहेगी उसे ही वो करेगी। यह अघोषित आपातकाल से भी बद से बदतर है। अब ऐसे में संसद में अविश्वास प्रस्ताव होगा और 118 सांसदों के हस्ताक्षर पर नोटिस पेश जो विपक्ष ने किया है, तो आज 2 बजे के बाद पार्लियामेंट में विपक्ष के कुछ लोगों ने चर्चा में भाग लिया, लेकिन राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया। क्योंकि अब राहुल गांधी जिन बातों को लेकर के चल रहे हैं, राहुल गांधी की 3-4 चीजें ये सरकार को बहुत ही पीड़ादायक है सरकार के लिए। और अब इनके सहयोगी दल भी बहुत बुरी तरह से फंस गए, यह भी ध्यान रखिएगा आप दर्शक, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जहां से यह शुरुआत हुआ
उससे पहले रिबैक आप दर्शकों के सामने कर दूं कि क्लियर तस्वीरें पूरी क्लियर हो जाए। राहुल गांधी ने अपनी स्टार्टिंग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जनरल नरवणे की बुक से किया और कारवां पत्रिका में जो छपा हुआ था और उसी से आधारित उन्होंने किया, उसी को कोट करके कारवां पत्रिका को कोट करके राहुल गांधी ने कहा जनरल नरवणे की बात और चाइना का मैटर आ गया क्योंकि उसी बॉर्डर का था। अब यह सरकार की नाकामयाबी थी और यह देश से छिपाया गया था और यह राहुल गांधी का 4 लाइन वहां पार्लियामेंट में बोलना नरेंद्र मोदी सरकार के देशभक्ति को धराशाह कर दिया। धराशाह तो हो गया, पूरा देश जान गया कि किस तरह के यह लोग हैं और कितने बड़े देशभक्त हैं, वह भी जान गया। अब इसके बाद चरित्र की बात की थी राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री के चरित्र की बात है, चर्चा होनी जरूरी है, यानी कि जेफरी एप्स्टीन का फाइल कर दिया। जेफरी एप्स्टीन फाइल का जिक्र राहुल गांधी ने कर दिया जिसमें पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह इस्तीफों की लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एनएसए, प्रोफेसर आदि लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं और माफी मांगते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किसी पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी तक चर्चा छोड़िए, उसका नाम नहीं ले रही है और जो गोदी मीडिया है ना, जिसे भाड़ मीडिया भी कहते हैं, वह चूड़ी पहन करके हाथ में दलाली करता हुआ नजर आ रहा है पैसे के ढेर पर बैठ करके, जो सरकार से पैसे मिल रहे हैं। खैर वक्त वक्त की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका डील प्रथम में और दूसरा जो जेफरी एप्स्टीन फाइल, यह 2 चीजें इस सरकार को अब कुड़ेदने लगी हैं। ऐसे में आज भी इतना कुछ होने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, जिस पर आखिरी में हम लोग चर्चा करेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह आ जाता है कि राहुल गांधी ने जो सारे दर्द को कुरेद करके सारे मुद्दे को एक जगह ला करके समेट दिया है पार्लियामेंट के अंदर, इस अविश्वास प्रस्ताव में दिया क्या गया, वह पॉइंट्स जो हस्ताक्षर करके क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है विपक्ष, जो इस नोटिस में पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। नंबर 1, स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सत्तारूढ़ दल के साथ। नंबर 1 भेदभाव और बोलने नहीं दिया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, पहला पॉइंट। नंबर 2, कांग्रेस के महिला सांसदों के ऊपर यह आरोप लगाया उन्होंने कि हमें सूचना थी कि कांग्रेस के महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हमला कर सकते हैं, ऐसा इनपुट हमारे पास आया था, इसलिए हमने प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने के लिए मना कर दिया। नंबर 2 पॉइंट, बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलवामा का इंपुट नहीं मिलता है, पहलगाम का इंपुट नहीं मिलता है, दिल्ली का इंपुट नहीं मिलता है, लेकिन पार्लियामेंट का इंपुट मिल गया। तो अब विपक्ष ने कहा कि यह इंपुट कहां से मिला, किसने दिया, आप सार्वजनिक कीजिए उसे और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो यह काम करने वाला था, यह कह दिया। यहां फंस गए तो भारतीय जनता पार्टी ने किरण रिजिजू के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद जो थी वह भी आ गई करके, यह कहकर लिख करके सिग्नेचर करके दे दी कि प्रधानमंत्री के ऊपर महिला सांसद कांग्रेस की हमला करने वाली थी, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। यानी कि उल्टा फंस गए, एक तो विपक्ष ने दिया ही, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कांग्रेस ने दिया कि यह लीजिए आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए और संसद से निकालिए, तो वह भागी रहे थे कि तब तक भाजपा वाले ने, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि इसने भी कर दिया। अब यह भी फंस गए और ओम बिरला फंस गए। अब ओम बिरला भेदभाव जो कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से भेदभाव करते हैं, तो ओम बिरला को लेकर के यह। तीसरा, जनरल नरवणे की बुक जिसको कोट कर रहे थे, तो वह की बुक लेकर के आइए तब कोट कीजिए, तो बुक लेकर के आए और बुक प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए लाए राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री को हम यह बुक भेंट करेंगे पार्लियामेंट में। सारी जड़ का फसाद यही है, यही से सारा जड़ शुरू हुआ है। अब ऐसे में बुक लेकर के आ गए। अब जनरल नरवणे का ट्वीट आया, जनरल नरवणे का ट्वीट आज सर्कुलेट में है कि यह
उस किताब का लिंक है, आप लोग क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और उस बुक को पढ़िए। यह रिक्वेस्ट जनरल नरवणे ने की। अब इन सभी चीजों का जिक्र उसमें है, और जो अमेरिका से डील हुआ है वह सब तो मुद्दा चर्चा का विषय है, लेकिन यह 4 पॉइंट्स जो थे उसमें दिए गए हैं, जिसको लेकर के ओम बिरला अब नहीं बच पाएंगे। और जनरल एटॉर्नी जो है पार्लियामेंट के अंदर जिनको दिया जाता है उनको दे दिया गया है, 118 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ, और अब इसका 14 दिन की मियाद है, 14 डेज। 14 दिन के अंदर विपक्ष अगर चाहता है कि हम इसको वापस ले तो वापस ले सकता है, अन्यथा 14 दिन के बाद वापस नहीं होगा, उसके ऊपर चर्चा होगा। तो अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब 1-2 दिन में पार्लियामेंट स्थगित होने वाला है, फिर मार्च में चालू होगा। अब ऐसे में नोटिस तो दे दिया गया, और इसी बजट सेशन का दूसरा हिस्सा मार्च में चालू होगा, यानी कि इसी बजट सेशन का दूसरा हिस्सा मार्च में चालू होगा, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव का जब नोटिस चला गया तो इसका मतलब यह हो गया कि ओम बिरला स्पीकर जो है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, ऑन रिकॉर्ड स्पीकर ओम बिरला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए कि आज तक के पहले स्पीकर हैं ओम बिरला जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले आए नहीं, इसके पहले भी 2 बार आया है, लेकिन वह रिटर्न ले लिया गया था, वह एक्सेप्ट नहीं कराया गया था, वह वापस ले लिया गया। जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि 14 दिन की मियाद होती है, आप अपना नोटिस वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 14 दिन के अंदर, अन्यथा उसके बाद वह एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब यह विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो किया, तो अब यह नोटिस एक्सेप्टेड होगा अब जनरल अटॉर्नी के पास से। उसके बाद में ओम बिरला एक्सेप्ट हो गया तो ओम बिरला चेयर पे नहीं बैठेंगे, लोकसभा स्पीकर के चेयर पर ओम बिरला नहीं बैठेंगे, ओम बिरला को सामने सदन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि वह एक आम सांसद हो गए, अब हो जाएंगे उसके बाद 14 दिन बाद एक आम सांसद हो जाएंगे, उनके सामने बहस नहीं होगी, वहां पर कोई और बैठेगा। कौन बैठेगा? तो डिप्टी स्पीकर तो है नहीं पार्लियामेंट में, इन लोगों ने पद ही नहीं दिया, विपक्ष का पद था हुआ तो विपक्ष को दिया नहीं, तो अब उनके जगह पे जो समय समय पे अलग अलग स्पीकर बदलते हैं सब स्पीकर, उन लोगों की बैठक पर यह होगा, चर्चा चलेगी। अब इस चर्चा में जनरल नरवणे की भी होगी, चर्चा होगी उस किताब की, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं पढ़ने दिया गया, और निशिकांत दुबे ने किताब से पढ़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ऊपर जिस तरह चरित्र को लेकर के दाग लगाया, यह दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसी सरकार है कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर चरित्र का लांछन लगाया। यह पहली इतनी निर्लज सरकार है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ, अब जब यह चर्चा शुरू होगा, यह चर्चा जब शुरू होगा तो वह छिपी हुई बातें भी खुल करके अब सामने आ जाएगी, उसमें रोक टोक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक लाइन है, जो लाइन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसमें स्पीकर चाहे तो 15 मिनट से ज्यादा किसी को वक्त नहीं दे सकता है। इसमें 1 दिन या 1 दिन से कम समय में यह चर्चा होकर के वोटिंग होनी है, यानी कि सुबह अगर कार्यक्रम चालू होगा तो 5 बजे तक, 8 बजे तक भी चलाई जा सकती है, अन्यथा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के अंदर इसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि 15 मिनट से ज्यादा का वक्त किसी को इसमें नहीं दिया जाएगा इस अविश्वास प्रस्ताव में। अब ऐसे में विपक्ष को भी बोलना है, सत्तारूढ़ दल के लोग भी इसमें बोलेंगे, हर कोई बोलेगा, सबको जितनी बड़ी पार्टी होगी उसके आधार पर समय मिलेगा उसको बोलने का, और उसको तय सीमा के अंदर ही अपने विचार वहां रखने पड़ेंगे पटल में। उसके बाद में इस पर वोटिंग होगा। मुख्य चीज वही वोटिंग है, जो वोटिंग की वजह से सरकार परेशान है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के इक्का साबित हो सकते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू से इन लोगों की इस वक्त बन नहीं रही है मोदी सरकार के, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बजट में उनको ठेंगा दिखाया गया है। अब ठेंगा दिखाया गया है तो वह भी अगर ठेंगा दिखा देंगे तो क्या होगा? अब बार बार एक ही
चीजें आ रही हैं कि इन्होंने उनको नहीं किया। अब चंद्रबाबू नायडू को इनके ऊपर यह भरोसा नहीं रहा कि यह जो वादा कर रहे हैं वह वादा निभाएंगे या फिर ठेंगा दिखा देंगे, इस बात का भरोसा नहीं रहा। इसके लिए अब वह विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए इस पूरे मुद्दे से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है वह साइड लाइन है, चुप है, ना हां कर रही है और ना ही वो ना कर रही है, और हां ना के बीच में सरकार घन चक्कर बन जा रही है। अब आते हैं उस चीज पर कि अब संसदीय कार्य मंत्री जो 14 दिन का पीरियड है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू, अब यह सब करता धरता किरण रिजिजू ही है। इसके यह बात इतनी जो फैली, जयसूर्या सांसद जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अगर अभद्रता नहीं दिखाई होती तो यह चीज होती नहीं, ये सब बात चर्चा होनी ही नहीं थी। वो राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा होनी थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन सनत जयसूर्या ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है केरल के, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया मोदी सरकार का। अब यहां पर हर चीजें आकर के अटक गई हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार एक ऐसे संकट में फंस गई। अब राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के लिए उस बुक को आधार बना करके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में नाम तो डाल दिया, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के पास इतनी साहस है कि राहुल गांधी को उठा करके लेके चले जाए? क्योंकि वह बुक छपी नहीं तो आई कहां से? आप कितना भी कहीं से भी डिलीट करा दीजिए, जब यह सारे मुद्दे उठने लगे तो हर कोई स्क्रीनशॉट और डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास में, और कारवां पत्रिका का वह सारांश आज भी सबके पास मौजूद है। इस बुक को अमेज़न पर खुलेआम बेचा जा रहा था, उसका भी स्क्रीनशॉट ऑन टाइम ऑन डेट सबके पास में पड़े हुए, बहुत सारे पत्रकारों के पास पड़े हुए हैं और सारे नेताओं के पास उसके सबूत पड़े हुए हैं। ऐसे में कंपनी कह देगी कि हमने नहीं किया तो बुक किसने दिया? अमेज़न को। क्या अमेज़न के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी? इतनी साहस दिखा पाएगी? है हिम्मत? मैं कहता हूं दावे के साथ कि अमेज़न को के साथ भी नहीं खोल सकती यह सरकार, मुंह भी नहीं खोल सकती। अब जो प्रेस बुक को सर्कुलेट करता है, छापता है बुक को, उस के कंपनी के तरफ से यह बयान दिलवाया गया है कि हमने नहीं किया है, तो सर्कुलेट नहीं किया तो छापा है, तो क्या आपके कंपनी से या प्रेस से वह बुक चोरी हो गए? सब लाखों हजारों की या लाखों की संख्या में बुक चोरी हो गए क्या? चोरी हुए अगर तो आपने क्या एफआईआर दर्ज कराया? मानता हूं एक बुक चोरी हो गया और राहुल गांधी के पास आ गया, तो आपने एफआईआर कराया? नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? अब यह कंपनी भी फंस जाएगी। और दूसरी चीज, जनरल नरवणे खुद ट्वीट कर रहे हैं और लिंक दे रहे हैं कि ये पीडीएफ है और ये पूरी पुस्तक है, आप लिंक फॉलो कीजिए और इसको पढ़िए। तो जब ऐसी परिस्थिति में जनरल नरवणे क्या झूठ कर रहे हैं? जनरल नरवणे ने क्या झूठ बोला? सरकार क्या हमारे देश के जनरल को, सेना को झूठ बता रही है? खुद सच बन रही है क्या? क्या हमारे देश के बॉर्डर पर जो सेना है वह झूठ बोल रहा है? सरकार सच बोल रही है। सरकार का तो इतिहास है झूठ बोलने का, लेकिन हमारे सेना पर तो पूरे देश को गर्व है, विश्वास है। विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना हमारे देश की है। तो अब यह सरकार चक्रव्यूह में ऐसी फंस गई है कि न तो सेना को अगर बोल देगी तो सेना के चक्कर में फंस जाएगी, फिर तो सेना में नाराजगी जो बढ़ेगी वह सरकार को लेने देने पड़ सकते हैं। दूसरा, सरकार किसी और के ऊपर नहीं वो कर सकती, खुद फेलियर है सरकार का। और जनरल नरवणे ने बाकायदे टाइमलाइन उसमें मेंटेन किया है। तो जनरल नरवणे अगर झूठ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब सारी सच्चाई सच है। और हमारे देश का रक्षा मंत्रालय उस बुक को 2 साल से रोक के रखा। तो अब यह भी सवाल होगा 2 साल से क्यों रोक के रखा? कमाल है भाई। राज्यपाल राज्य की सरकार की फाइलों को दबा लेते हैं, राष्ट्रपति राज्य सरकार के फाइलों को दबा लेती है, और रक्षा मंत्रालय क्या नाम है कि सेना के लिखे बुक को दबा देता है। तो यह कुंडी मार के क्यों बैठ रहे? क्योंकि इनकी नाकामियों का वर्णन है उस किताब में, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। तो अब विपक्ष इस मुद्दे पर तो पूरी तरह से एक है, चीन के मामले पर, क्योंकि जनरल नरवणे ने जो किताब में लिखी है उससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अब आ जाता है मुख्य मुद्दा, अमेरिकी
बिल का, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चर्चा का विषय है और इस शर्त को लेने के देने पड़ रहे हैं जहां पर बहुमत साबित इसे करना है पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर। अब विपक्ष भी कहा जा रहा है, आधिकारिक सूचना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है कि विपक्ष चंद्रबाबू नायडू से लगातार संपर्क में है। यह वक्त बताएगा, वोटिंग के दिन पता चलेगा कि वोट किधर जाते हैं नहीं जाते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से इस बात से संपर्क में है कि क्या आप अमेरिकी डील से खुश हैं, क्या अमेरिका से जो डील भारत की $500 बिलियन की हुई है, क्या वह हमारे देश हित में है, क्या उससे हमारे देश के किसानों को दिक्कतें नहीं आएंगी, क्या उससे हमारे छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों को दिक्कतें नहीं आएंगी, क्या उससे हमारे देश के मजदूरों की मजदूरी नहीं जाएगी, क्या उससे हमारे देश का देश लाचार नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अमेरिका के कहने पर हम चल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह सारी चीजें उन्हें कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि बताया जा रहा है और बता करके कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अब चंद्रबाबू नायडू काफी समय से इस पर गंभीर थे और वह कह रहे थे कि वादा खिलाफी, लेकिन मुझे फिर याद आता है वह दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हमारे देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा के अंदर किया था और पूरी विपक्षी पार्टियां जब उनके खिलाफ होकर के एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रही थी, तो पूरे देश में SC ST हो, दलित हो, हर वर्ग जो है वह सड़क पर उतर गया था। तो अमित शाह ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और एनडीए की बैठक बुला करके सरकार की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें नीतीश कुमार बैठक में नहीं आए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आए थे। चंद्रबाबू नायडू आए, लेकिन वह अमित शाह को धमका गए। अमित शाह को कह गए कि आप अपनी मत चलाइए, आप एनडीए गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए। यह सरकार भाजपा की नहीं, यह सरकार एनडीए गठबंधन की है और एनडीए के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे आप काम कीजिए। हम सब उस एनडीए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ रहेंगे। कोई भी बात होगी हम लोग हर कोई बचाव में आएंगे, हर कोई उस पर बयान भी देंगे, टिप्पणी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया तो हम आपके साथ नहीं है। और यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हुआ है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एनडीए गठबंधन का कोई नहीं बना है और सरकार एनडीए गठबंधन की है। ऐसे चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ रहकर भी सरकार के साथ नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव बड़ी महत्वपूर्ण। अब अगर स्पीकर ओम बिरला को 272 वोट नहीं मिले, सदन के अंदर 118 सांसदों ने सिग्नेचर करके दे दिया है, स्वीकार करना ही नहीं है इसमें कि नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब जब 18 सांसदों ने दे दिया है तो इस सरकार के लिए नई संकट पैदा होते जा रही है और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस सरकार का जो वह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और सरकार के लिए दिक्कतें इसलिए आएगी कि चंद्रबाबू नायडू सरकार को वोट देंगे सरकार के पक्ष में या वोट नहीं देंगे सरकार के पक्ष में। यह सरकार के लिए एक नई चुनौती बन गई है जो इस सरकार को बार बार परेशान कर रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी कई चीजों को लेकर के है और यह सरकार बैकफुट में आ गई है, इसीलिए सरकार के होश उड़े हुए, बेचैनी है। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष के साथ बैठक करना चाहते हैं, जिस विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा उसी विपक्ष के साथ बैठक करना चाह रहे हैं, लेकिन बैठक पे कौन शामिल होगा नहीं होगा, बैठक करेगा कोई नहीं करेगा, इसकी अभी तक गारंटी नहीं, इसकी अभी कोई सूचना प्रसारित नहीं हुई है, इसकी कोई खबर अभी तक किसी के पास नहीं आई कि संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष बैठक करेगा। इसकी कोई वो नहीं है, अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि मैं बैठक करूंगा अविश्वास प्रस्ताव पर। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की डिमांड जो थी वह भी पूरी नहीं हुई, तो यह एक मौका चंद्रबाबू नायडू के हाथ लगा। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं इनको वोट करेंगे तो ओम बिरला स्पीकर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है जो इसके आधार बनने जा रही है। या तो ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे और सरकार करे, और नहीं तो स्पीकर ओम बिरला 14 दिन के अंदर इस्तीफा देकर पतली गली पकड़ ले। जैसे प्रधानमंत्री भाषण नहीं दिए, भाग खड़े हुए पार्लियामेंट से, तो इस ओम बिरला ने पतली गली पकड़ी ना कांग्रेस के सांसदों पर लगा करके, आरोप लगाकर,
अब वह कह रहे हैं कि आप एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए। एफआईआर क्यों नहीं किया? फंस गए ऊपर भी। तो अब यहां पर ओम बिरला को या तो इस्तीफा देकर के बाहर निकल जाना पड़ेगा, या तो फिर अविश्वास का सामना करना पड़ेगा। अविश्वास का प्रस्ताव का सामना करते हैं अगर, तो चंद्रबाबू नायडू को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, और वह उनको लाने के लिए 1,50,000 करोड़ के उनके डिमांड को सरकार को मानना पड़ेगा। अब यहीं पे फंसा है कि 1,50,000 करोड़ की जो डिमांड है चंद्रबाबू नायडू को, उस डिमांड को मानना पड़ेगा। नहीं माने तो इनको वोट नहीं मिलेगा। अब या तो 1,50,000 करोड़ दे करके ओम बिरला की कुर्सी बचाई जाए, या तो ओम बिरला से सरकार इस्तीफा करवा ले। इस पॉइंट्स पर आकर के यह सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है। ऐसे में चर्चा इस बात की बड़ी तेजी से होने लगी है कि मोदी सरकार यह काम तो नहीं करेगी कि देगी 1,50,000 करोड़, क्योंकि इस सरकार के खजाने खाली हो गए हैं, पूरी तरह से धाराशाह हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो ब्लैकमेलिंग शुरू की है और ब्लैकमेल किए जा रहे हैं मोदी जी, उसमें सारा देश की संपत्ति लुटा रहे हैं। अब जब लुटा रहे हैं तो खजाना खाली है, कुछ बचा है नहीं, अपनी चरित्रता को बचा रहे हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि अगर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष जीत जाता है और वहां बहुमत साबित नहीं हो पाता, तो मोदी सरकार के ऊपर वही लांछन आ जाएगा कि मोदी सरकार के पास विश्वास मत नहीं है और बहुमत खो चुकी है सरकार और एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी कि मोदी सरकार को, यानी कि एनडीए सरकार को भी, उसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, या फिर मोदी का इस्तीफा इस बात पर कराया जा सकता है कि आपके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे में दो दो अविश्वास प्रस्ताव हो सकते हैं। पहला स्पीकर को लेकर के, अगर स्पीकर पर वोटिंग होती है, 272 नहीं मिलता है, तो फिर सरकार के लिए भी संकट होगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं। अगर बहुमत रहता तो सत्तारूढ़ दल का ही पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर होता है, क्योंकि बहुमत उसके पास होता है 272 का। अब ओम बिरला को न बचा पाने की स्थिति में सरकार भी बहुमत साबित करना पड़ जाएगा, और नहीं बहुमत साबित कर पाई तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में बड़ी एक उलझ सी गई है इस देश की राजनीति। सारा कुछ निर्भर चंद्रबाबू नायडू से पर हो गया है। अब चंद्रबाबू नायडू को मनाने की अगर क्षमता इस सरकार के पास नहीं है और उनकी डिमांड को नहीं पूरा कर सकती, तो फिर सरकार को जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले ही स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा दिलवा देना पड़ेगा। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला एक काले इतिहास में, अक्षरों में, काले अक्षरों में इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि ऐसा भी था स्पीकर इस देश के अंदर जो किसी की सुनता ही नहीं था और सिर्फ सत्तारूढ़ की कठपुतली बन करके था, और वह संवैधानिक तौर पर संविधान के पद पर तो बैठा था, लेकिन उस संविधान को वह नहीं मानता था। यह उनके ऊपर एक दाग लग जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से गिर गई है। हालांकि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिका मॉनिटर कर रहा है हमारे देश को कि रसिया से सामान तो नहीं ले रहा है भारत, और करार हो चुका है। अब देखना है कि फाइनल सिग्नेचर जो करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका या ट्रंप को बुलाते हैं भारत, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन यह करार वहां का डेलीगेट आकर के हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर लेकर के जाने वाला है, और इस चीज को लेकर के 12 तारीख को जो किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है, सड़क पर उतरे, तो वह चीजें सरकार को और बेचैन कर रही है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अब किसान उसी तरह से सड़क पर उतरने लगे हैं जैसे 3 कृषि कानून को लेकर के किसान दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर आकर के आंदोलित थे। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई संकट और नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है, जो सरकार को इससे निपट पाना बहुत ही मुश्किल है। राहुल गांधी ने अगर यह कहे कि छठी का दूध याद दिला दिया, 12 साल के और 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री, 24 साल के कैरियर को इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक हफ्ते के अंदर छठी का दूध याद दिला दिया है। यह बात आप प्राथमिकता से कह सकते हैं। अब ऐसे में मुख्य बिंदु वह है कि इस सरकार के पास बचने का कोई रास्ता है
तो चारों तरफ से यह सरकार फंस गई है। अमेरिकी डील से चरित्र का उजागर हुआ है। जेफरी एप्स्टीन फाइल ने जीना हराम कर दिया है। रसिया से सामान बंद करना एक दुश्मनी के बराबर होगा, जो आने वाले वक्त में कभी जरूरत पड़ी तो कोई देश हमारे साथ नहीं होगा। और अमेरिका हमेशा धोखेबाजी करता रहा है, हमारे देश का साथ कभी नहीं दिया है, और नरेंद्र मोदी के नाकामियों का फायदा उठा रहा है, और नरेंद्र मोदी को बखूबी जम के ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब इस देश को तभी बचाया जा सकता है जब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा, तभी यह ब्लैकमेलिंग रुक सकती है, अन्यथा यह ब्लैकमेलिंग रुकने वाली नहीं है और यह देश एक बड़े संकट में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।